चलिए, आज फिर से आप सबका इस क्लास में वेलकम है। आज जिस टॉपिक पर बात होगी उसे हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी अर्थात मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा है क्या? तो ऐसे तो सिंपल सी बात होती है कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक संसाधनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिर्फ मानव के लिए, सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए मृदा का होना जरूरी है। हम मिट्टी की परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो धरातल की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले वे असंगठित पदार्थ जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के संयोग से हुआ है, मिट्टी कहलाती है। धरातल की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले वे असंगठित पदार्थ जिसका निर्माण चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के संयोग से हुआ है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, और इसकी निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही मंद गति से लेकिन निरंतर चलती रहती है। बहुत ही मंद गति से लेकिन निरंतर चलती रहती है। भूगोलविदों का मानना है कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की औसत परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के 2 से 2.5 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अर्थात इसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही मंद गति है, अत्यंत मंद गति से लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हम लोग मिट्टी के बारे में समझ रहे हैं। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है। और मिट्टी निर्माण के घटक कौन कौन से हैं, मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। मिट्टी निर्माण के कारक, मिट्टी निर्माण के कारक। कारक देखिए, तो इस पर बात होगी तो मिट्टी निर्माण के कई घटक हैं। मिट्टी निर्माण के कई घटक हैं, जैसे मूल शैल है, मूल शैल है, अस्त्राकृतियां हैं, जलवायु है, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, समय, ये सभी मिट्टी निर्माण के प्रमुख कारक हैं। मिट्टी निर्माण क्वेश्चन आता है कि मिट्टी निर्माण के घटकों का नाम लिखें। तो मिट्टी के निर्माण में कई तत्व काम आते हैं, जिनमें अस्त्राकृति या धराकृति है, मूल शैल है, जलवायु है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, खनिज है और समय भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण में समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जलवायु भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, बोलिएगा, समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम लोग मिट्टी के संरक्षण के बारे में बात करेंगे कि मिट्टी का संरक्षण कैसे होगा, या मृदा संरक्षण क्या है, मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। मृदा संरक्षण, ठीक है, बात करेंगे मृदा संरक्षण की। मृदा संरक्षण की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाए रखना, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाए रखना अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है, तो हम जानते हैं कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हम यह भी जानते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत में ही उर्वरा शक्ति होती है। अगर हम मिट्टी का सदुपयोग नहीं करेंगे, मिट्टी का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसकी जब ऊपरी परत की शक्ति नष्ट हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएंगे, वनस्पतियां कम हो जाएगी, फलतः देश में
हाहाकार मच सकता है, अन्न के उत्पादन में कमी आ सकती है। अतः ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है समझिए। क्योंकि मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसकी ऊपरी परत में उर्वरा शक्ति होती है, और अगर इसकी ऊपरी परत ही कट जाएगी तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। फलतः विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब कैसे करेंगे मिट्टी संरक्षण? बात यहां पर आता है कि मिट्टी संरक्षण करेंगे कैसे, क्योंकि संरक्षण का मतलब होता है हिफाजत करना। तो हम लोग हिफाजत कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे? तो मिट्टी संरक्षण के कई उपाय हैं। मिट्टी संरक्षण के कई उपाय हैं, जैसे वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाई जाए। वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाई जाए। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाई जाए। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगा दिया जाए। वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाकर हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाकर ये तो हो गया है ना, इसको साफ कर देते हैं। रोक लगाकर दूसरा है अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाया जाए। तीसरा है फसल चक्र द्वारा। फसल चक्र समझते ना, फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? यानी खेतों में फसलों को अदल बदल कर लगाने की जो पद्धति है, उसको फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र से भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाकर रख सकते हैं। नदियों पर बांध बनाकर, क्योंकि जानते हैं कि नदियों पर अगर बांध बन जाती है तो मृदा बाढ़ नहीं आएगी, मृदा अपरदन कम होगा। तो नदियों पर क्या होगा? बांध बनाकर, बांध बनाकर कोई प्रॉब्लम? नदियों पर बांध बनाकर अर्थात बाढ़ पर नियंत्रण करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, अर्थात मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। इसी तरह से और क्या करेंगे भाई, बोलिए आप लोग। तो देखिए इसमें क्या है कि खेतों में उत्तम कोटि के बीज, उत्तम खाद और उन्नत सिंचाई की व्यवस्था करके भी हम मृदा संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, अर्थात मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। खेतों में उत्तम बीज, उत्तम खाद, उत्तम सिंचाई की व्यवस्था करके क्या किया जा सकता है? मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसी तरह से और क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि खेतों में को ढक कर रखा जाए। ढक कर रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि चादर से ढक के रखा जाए। ढक के रखने का मतलब ये हुआ कि खेतों में सालों भर किसी न किसी प्रकार के फसल लगे रहने चाहिए। इससे मृदा अपरदन नहीं होगी, अर्थात फसलों मृदा का संरक्षण हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आपको हमने बता दिया कई पॉइंट, 5-6 पॉइंट बता दिया भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो मृदा संरक्षण कैसे करेंगे और मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलेंगे हम लोग, अगर इतना तक समझ गए तो हम बात आगे करेंगे। साफ कर दें? चलिए ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बात करते हैं मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, तो
मृदा के कई प्रकार हैं, हम लोग इसको कई आधार पर बांटते हैं, लेकिन आपको जो पूछता है कुछ इसमें एक आध क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको हम चाह रहे हैं कि पहले बता दें। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि खादर और बांगर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 2025 के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो जो दरअसल खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, लेकिन हम इसको बाद में बताएंगे। हम पहले बात करते हैं मिट्टी के वर्गीकरण के आधार अर्थात मिट्टी के प्रकार। तो सबसे पहले चलेंगे, हम लोग बात करते हैं मिट्टी को किस किस आधार पे बांटते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कण के आधार पे, कण के आधार पे, कण के आधार पे। तो इस आधार पे मिट्टी तीन प्रकार के होते हैं, मिट्टी तीन प्रकार की, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, या इसी को सैंडी सॉइल या बलुआही मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना। ये कण के आधार पे, कण के आधार पे मिट्टी को तीन भाग बांटते हैं। चिकनी मिट्टी अर्थात वैसी मिट्टी जिसमें बालू का अंश ना हो और क्ले की मात्रा अधिक हो, उसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है। वैसी मिट्टी जिसमें बालू और चीका दोनों की मात्रा 50-50 हो, दोनों का मात्रा मिला हो, बालू का भी अंश हो और चीका का भी अंश हो, दोमट मिट्टी। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और भारत में यह मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। बलुई मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें चीका का अंश नहीं होता, बालू के अंश होते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं होता है और यह कम उर्वर होता है, अर्थात इसमें उर्वरा शक्ति नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यह है किस आधार पे? कण के आधार पे। इसी तरह से दूसरा आधार उत्पत्ति के आधार पे। किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो भाई देखिए, उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के, ठीक है ना। स्थानीय मिट्टी, ये भी आता है क्वेश्चन, स्थानीय मिट्टी और स्थानांतरित या वाहित मिट्टी कहते हैं इसको, वाहित मिट्टी। ठीक है ना। अब देखिए, स्थानीय मिट्टी किसे कहते हैं? वैसी मिट्टी जो किसी खास क्षेत्र में वहीं के चट्टानों के विखंडन या अपखंडन के टूटने फूटने, जिसको कहते हैं, कि मेल से बना है। यानी वैसी मिट्टी जो किसी स्थान विशेष के चट्टानों के अपखंडन या विखंडन से बनी है, वह स्थानीय मिट्टी कहलाती है और किसी खास क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी स्थानीय मिट्टी है, काली मिट्टी स्थानीय मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी स्थानीय मिट्टी है। ठीक है ना। अब काली मिट्टी के बारे में जब बात करेंगे तो आगे बताएंगे, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इस पर बात होगी। इसके बाद है वाहित मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण अपर्दन के दूतों द्वारा बहाकर उड़ाकर लाया गया हो, अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष की स्थानीय मिट्टी को अपर्दन के दूत यानी नदी, वायु या हिमानी के द्वारा उसके मूल स्थान से लाकर किसी दूसरे स्थान पर बिछा दिया जाता है, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसी मिट्टी को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं या वाहित मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है। स्थानांतरित मिट्टी भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, दूसरा है लोएश
और तीसरा है अपूर्ण। अब देखेंगे भाई, अपूर्ण, जलोढ़, लोएश और अपूर्ण, यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपशिष्टों के निक्षेप से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपशिष्टों के निक्षेप से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए अपशिष्टों के निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है उसे लोएस मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। हिमानी के द्वारा लाए गए अपशिष्टों के निक्षेप से बनने वाली मिट्टी को अपूर्ण मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं होती है, इसमें उर्वरा शक्ति ना के बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है, और उत्तर भारत में तो सबसे ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। अब इसी जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं। इसी जलोढ़ मिट्टी को दो भाग बांटते हैं, एक है खादर और दूसरा है बांगर। कोई दिक्कत? खादर और बांगर। खादर और बांगर में 2 नंबर का अंतर पूछा जाता है कि खादर और बांगर में क्या अंतर है। तो देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगर हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं खादर और बांगर में अंतर। बोलेंगे आप लोग? खादर और बांगर में अंतर, एक तरफ खादर कर देंगे और दूसरे तरफ बांगर कर देंगे। अब देखिए, खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है। और ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। दूसरा इसी में अंतर लिख सकते हैं कि यह काफी उपजाऊ होती है। कौन? खादर काफी उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ होती है, यह काफी उपजाऊ होती है, जबकि बांगर कम उपजाऊ होती है। याद हो रहा है? कम उपजाऊ होती है। बांगर क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। तीसरा देखेंगे इसमें कि यह यह जो होती है निचली होती है, निचले भूभाग में पाई जाती है। यह क्या होती है? नीचा होती है। यह निम्न भूमि होती है। यह क्या है? उच्च भूमि। यह अपेक्षाकृत उच्च होता है। यह अपेक्षाकृत क्या होता है? उच्च होता है। इस पर बाढ़ का पानी हमेशा प्रवेश करता है। बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी हमेशा प्रवेश करता है, हमेशा आता है। इस पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। समझ रहे ना? नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इस पर बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, इस पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। इस पे हमें हर साल यानी हमेशा नई परतों का निर्माण होता है कि इस पे नई परतों का निर्माण होते रहता है, नई परतों का निर्माण होते रहता है। कोई दिक्कत? इस पर नई परतों का निर्माण नहीं होता।
नई परतें नहीं बनती हैं, नहीं बनती है। ठीक है, देखिए ये खादर और बांगर में अंतर हो गया, खादर और बांगर में ये अंतर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा। एकदम से जोश और जज्बा के साथ पढ़िए, हिम्मत के साथ पढ़िए। मैं समझता हूं कि अगर आपने पढ़ लिया होगा तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार अगर घर पे रीडिंग भी कर लेंगे बुक का तो सदैव के लिए आपके मेमोरी में यह बात भर जाएगी। और हिम्मत रखिए, जोश रखिए, जो जज्बा के साथ पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा लेकिन आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और 2025 बोर्ड के परीक्षार्थी भी हैं। तो एक वाक्य हम बता देते हैं, इसको बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, इसको समझ लीजिए कि एक शेर के माध्यम से हम कह रहे हैं आप लोग को कि वही मंजिल को पाते हैं जो खारों पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? वही मंजिल को पाते हैं जो खारों पे चलते हैं, गुलों की सेज पे सोने वाले तो फकत हाथ मलते हैं, और अंधेरा दूर करने की तमन्ना रखते हैं जो दिल में, अंधेरा दूर करने की तमन्ना रखते हैं जो दिल में, एक दिन जमी पर सूरज बनकर वही निकलते हैं, एक दिन जमी पर सूरज बनकर वही निकलते हैं। तो इस हिम्मत के साथ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हर आदमी, हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी को समझिए। ठीक है, चलिए बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी के एक और प्रकार। ठीक है ना, ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर हो गया और कण के आधार पर या बनावट के आधार पर कहिए हो गया। लेकिन मुख्य रूप से और एक और है रंग के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार। ठीक है, साफ कर देना, बोलेंगे तो। इसके बाद हम बताएंगे क्षेत्र, फिर आपको अगले क्लास में किन किन क्षेत्रों में पाया है। रंग के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार। तो इस अध्याय में है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है ना, लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी, और नेक्स्ट है कॉर्जोन मिट्टी। और सब यही मिट्टी पढ़ना भी है। रंग के आधार पे लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। अब देखिए दोनों मिट्टी ये सब स्थानीय मिट्टी है, ये लगभग सब स्थानीय मिट्टी है। लेकिन कभी कभी आपको जो क्वेश्चन करता है ना, हम सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करता है वह लाल मिट्टी से करता है, काली मिट्टी से करता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है, हम फिर बात करेंगे इस पर, रंग के आधार पर हो गया। अब सबका निचोड़ है, सबका निचोड़ है गुणवत्ता के आधार पर मिट्टी के प्रकार। हम देख लेंगे इसी में जलोढ़ मिट्टी जी की बात हम कर रहे थे कि वैसी जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ये सभी गुणवत्ता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। कोई दिक्कत? बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर भारत के नदी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, चाहे वह गंगा के क्षेत्र हो, सिंधु का क्षेत्र हो या ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो। ये विशेष रूप से उत्तर भारत की पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है और लगभग इसका विस्तार जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है।
6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, नाइट्रोजन इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से जिन राज्यों में है उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, असम है, वगैरह वगैरह। इन सब, पश्चिम बंगाल है, इन सब क्षेत्रों में यह मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वैसे फिर उन क्षेत्रों में भी जहां नदी तटीय क्षेत्र है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा गन्ना है, गेहूं है, इन सब चीजों की भी खेती खूब होती है इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है और इसके दो प्रकार होते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी जिसको हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं। हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? लिख देंगे। अब दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसको हम रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अब काली मिट्टी की परिभाषा क्या हो? तो वैसी मिट्टी जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन, वैसी मिट्टी जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग काला होता है। बैसाल्ट चट्टान का भी रंग काला होता है, ठीक है ना। और यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत की मिट्टी है और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की विशेष प्रकार की मिट्टी है, ठीक है ना। काली मिट्टी अर्थात वैसी मिट्टी जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टान के विखंडन से, या जिसको आप कह सकते हैं लावा चट्टान के विखंडन से हुआ है, उसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और काली मिट्टी की विशेषता क्या है कि इसमें आर्द्रता अर्थात नमी बनाए रखने की क्षमता काफी होती है। इसमें गर्मी के दिनों में जब खेतों में देखे होंगे आप लोग, दरार पड़ जाता है, अर्थात जब नमी की कमी हो जाती है तो खेतों में दरार पड़ जाता है। आप लोग देखे होंगे, खेतों में कभी गए होंगे तो इस तरह खेत देखे होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलेंगे। अब इस मिट्टी का विस्तार भी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। काली मिट्टी आप समझ गए। इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना आदि की मात्रा भरपूर होती है, जबकि फास्फोरस थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी की विशेषता में बता दिया कि इसमें नमी रखने की क्षमता होती है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और गर्मी के दिनों में यह मिट्टी जब सूख जाता है तो खेतों में दरार पड़ जाते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत की मिट्टी है, स्थानीय मिट्टी का एक उदाहरण है। अब इस मिट्टी में इसका रंग जो होता है, एक तो बैसाल्ट के कारण होता है, दूसरा क्या है कि चूंकि इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम दोनों पाए जाते हैं, तो लोहा और एल्यूमिनियम पाए जाने के कारण इसका रंग काला हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मिट्टी पर बात करेंगे हम, लाल मिट्टी। यह भी मूलतः दक्षिण भारत की मिट्टी है, लेकिन यह अपेक्षाकृत थोड़ा कम उपजाऊ है। देखिए लाल मिट्टी कहते किसको? वैसी मिट्टी जिसका निर्माण, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि लोग कह देते हैं कि आग्नेय चट्टान से बनने वाली मिट्टी है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है तो बैसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, तो बैसाल्ट से काली मिट्टी बनती है। तो यहां पर लिखेंगे आप क्या कि वैसी मिट्टी जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के विखंडन से हुआ है वह लाल मिट्टी कहलाती है, ठीक है ना। और लाल मिट्टी दक्षिण भारत और कुछ पर्वतीय भारत में यह पाया जाता है। यह लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में लोहांश के कारण, लोहा का अंश ज्यादा होता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। कहीं कहीं जब जल योजन अधिक होता है तो इस मिट्टी का रंग पीला भी हो जाता है, इसलिए लाल मिट्टी भी या पीली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। आप लोग देखे हुए होंगे, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा।
आप लगातार अगर लोहा वगैरह रहेगा उसमें और पानी रहता है तो देखिएगा लोहे का रंग पीला टाइप हो जाता है। अगर आपके घर में चापाकल होगा जिसको नल कहते हैं ट्यूब, तो उसमें देखिएगा पीला पीला टाइप हो जाता है कि नहीं। तो जल योजन के कारण लोहा जब ये करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसका रंग पीला टाइप हो जाता है, इसलिए उस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्षिण भारत की पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है ना। और इस मिट्टी में अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत उर्वरा शक्ति थोड़ा क्या होती है, कम होती है। ऐसा नहीं कि उर्वर नहीं होता, अपेक्षाकृत कम होती है। हाँ, जहां कहीं भी सिंचाई के भरपूर साधन है, जहां कहीं भी सिंचाई के भरपूर साधन है, वहां पर इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। तो अभी आप लोग लाल मिट्टी के बारे में सुन लेते हैं। लाल मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं सब बताए होंगे हमने। लाल मिट्टी मूलतः दक्षिण भारत की मिट्टी है। अब हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय भारत में पाए जाने वाले प्रमुख रूप से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो निच्छालन विधि से हुआ है। हालांकि लेटेराइट जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पकी हुई ईंट। पकी हुई ईंट, पकी हुई ईंट, याद रखिएगा। लेटर शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पकी हुई ईंट। क्योंकि लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है वह पके हुए ईंट के समान लाल होता है, और इसके लाल होने के पीछे कारण है कि इस मिट्टी में भी लोहांश की मात्रा होती है। यह मिट्टी लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मुख्य रूप से कहवा की खेती, चाय की खेती होती है, और केरल वगैरह में काजू की खेती भी इस मिट्टी में की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहवा की खेती या काजू की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। इसका रंग पके हुए ईंट के समान लाल होता है। इस मिट्टी में भी लोहांश के मात्रा होते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है ना, लेटेराइट मिट्टी हो गया। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी अर्थात बलुआही मिट्टी। इस मिट्टी में मरुस्थलीय मिट्टी जो है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह बलुआही मिट्टी है, और यह मिट्टी ज्यादातर राजस्थान में और सौराष्ट्र अर्थात गुजरात क्षेत्र में, कुछ भाग पंजाब वगैरह में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कृषि वगैरह बहुत कम होती है, लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन है वहां पर खेती भी की जाती है। लेकिन यह ज्यादातर, अगर एक क्वेश्चन आएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सीधे आप लिख देंगे राजस्थान, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब आइए पर्वतीय मिट्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। यह इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और यह मिट्टी पथरीली टाइप की होती है। इसमें कंकड़ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब हमने अभी आपको मिट्टी के प्रकार पर बात किया है, मिट्टी के बारे में बताया है। हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और जो बचेगा हम अगले क्लास में फिर इसको बताएंगे। तब तक